नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। और प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों के बारे में बात करते हैं, अलग अलग राज्यों से तमाम जानकारी जुटाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी, जिनसे हम उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है। तो ज्ञानेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और तमाम खबरें क्या है। दामिनी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जो है इस समय ट्रांसफर चल रहे हैं। लगातार चुनाव को देखते हुए चाहे वो किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि सीएम ऑफिस ने इसी कड़ी में कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं जो उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जी। तो सीएम ऑफिस से एक आदेश मांगा गया है। जो 7 जिलों के एडीएम, जिनसे जवाब मांगा गया है कि किसानों को मुआवजे में देरी से मुख्यमंत्री योगी जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। जी। और उन्होंने कहा है कि क्षतिग्रस्त जो फसलों के सत्यापन पे देरी से सीएम योगी नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दूं कि क्योंकि जो जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थी उनको मुआवजे देने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन जो अधिकारी है, डीएम है, एडीएम है, एसडीएम स्तर के अधिकारी, वो समय से जो है उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दूं इसमें ऐसे जिले हैं जैसे अलीगढ़ है, हाथरस है, मऊ है, बाराबंकी है, बरेली। इन जिलों में लापरवाही बरती गई है। वहीं बदायूं, अम्बेडकरनगर, शाहजहांपुर के एडीएम से ये जवाब मांगा गया है। और मोहबा, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी में लापरवाही की गई है। वहीं ललितपुर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, बिजनौर में लापरवाही। तो ऐसे अगर हम देखें तो लगभग 17 जिलों के एडीएम एफआईआर पर हो सकती है कार्रवाई। अंदेशा लगाया जा रहा है कि क्योंकि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की जो बातों को कुछ मनबड़ अधिकारी हैं जो दामिनी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सीएम ऑफिस से जो 7 जिलों के एडीएम से जवाब मांगा गया है। आपको अब बता दें कि जो लखनऊ में जो विद्युतीकरण है उसको लेकर घोटाला हुआ था। गांव में विद्युतीकरण में 167 करोड़ घोटाला और बजट का घोटाला हुआ था। इसमें आपको बता दूं कि जो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता है, 2 एसडीओ पर केस, और वहीं पुणे की कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। जी। इसमें विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया था। इसमें राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत काम हुआ था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं आती हैं दामिनी, उस पर जो अधिकारी है वो जब योजनाएं आती है तो उसमें घोटालों में जो है उसमें उनका मन लगता है। तो कहीं न कहीं जो योजनाएं आती है उनको घोटाले के भेंट चढ़ाए जाते हैं। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं जो ऐसे अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि जो आईएएस है वो किस जिनका फेरबदल हो रहा है विभागों से, एक विभाग से दूसरे विभाग में जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है। जिन पे शिकायत नहीं मिल रही उनको दूसरी जगह बदला जा रहा है। आपको बता दूं कि आईएएस विनोद कुमार को जो विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी है ये थे और उम्मीद की जा रही थी कि इनका बदलाव होगा, लेकिन वो यथास्थिति उनकी रहेगी और पीडब्ल्यूडी बने रहेंगे। इसी कड़ी में बताऊं कि आईएएस पवन गंगवार हैं जो सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को अब नई जिम्मेदारी मिली है, उनको नया राज्य संपत्ति अधिकारी बनाया गया है। वहीं पीसीएस दिनेश कुमार को सिटी मजिस्ट्रेट जालौन और एडीएम एफआर गाजीपुर बनाया गया है। पीसीएस संजय कुमार उप जिलाधिकारी बिजनौर को सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद बनाया गया है। पीसीएस अरविंद कुमार द्विवेदी सिटी मजिस्ट्रेट अयोध्या को सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण मथुरा बनाया गया जी। इसी कड़ी में बताऊं कि पीसीएस राजेश कुमार हैं जो 4 हैं सचिव मथुरा वृंदावन को विकास प्राधिकरण एडीएमएलए गाजियाबाद बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी है उनका फेरबदल किया जा रहा है दामिनी। कहीं न कहीं जो जिन पे शिकायतें हैं उनको हटाया जा रहा है और जो अधिकारी हैं चुनाव के चक्कर में उनको नई नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। अब हम बात करेंगे कि वाराणसी का जो ज्ञानवापी का मामला है उस पे कोर्ट के आदेश के बाद में व्यास जी ने तहखाने में देर रात लगभग 3 बजे तक विधि विधान से पूजा की गई है जी। और इस व्यास परिवार ने पूजा अर्चना ध्यान पूरा किया है। अब जो है प्रतिदिन मंगला आरती होगी और 30 वर्षों के बाद में ये पूजा हुई है। आपको बता दूं कि 30 वर्ष पहले जो है पूजा की गई थी वाराणसी ज्ञानवापी मामले में।
अब जाके इसकी शुरुआत कोर्ट ने फिर दे दिया है, तो इसकी पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है दामिनी। जी आपको ज्ञानेश जी, बता दें कि फरवरी जी ज्ञानेश जी यहाँ पे एक चीज जानना जी चाहूंगी, जिस दामिनी। तरह से कोर्ट ने आदेश दे दिया और उसके बाद अब पूजा अर्चना की जाएगी, तो इसको लेकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया है उत्तर प्रदेश में, और किस तरह से माहौल है? दामिनी बता दूं, कहीं ना कहीं देखिए, जो उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है जो पूजा पाठ में विश्वास रखता है, और इशू को लेकर लगातार, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, यहाँ लोग लगातार दर्शन के लिए जाते रहते हैं। और ये फैसला आने के बाद में काफी खुश नजर आ रहे हैं हिंदू लोग, काफी अच्छा लग रहा है उनको कि अब वाराणसी में क्यों कहीं ना कहीं चाक चौबंद हो चुका है, उसके साथ ही अयोध्या में भी हुआ। तो ये आदेश आने के बाद में जो हिंदू परिवार था वो आए पूजा पाठ किया करता था, लेकिन अगर देखें तो लगभग 30 वर्षों के बाद में जब कोर्ट ने आदेश किया तो काफी खुशी की लहर है। और उनका मानना है कि वहां पे जो शिवलिंग और जो पूजा पाठ की चीजें पाई गई थी, धार्मिक चीजें, तो वो काफी उससे उत्साह है समाज में। और लोग इसको जो है कोर्ट के आदेश के बाद में जो आदेश दिया है पूजा पाठ के लिए, उसको सराह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये हिंदुओं के पक्ष में आया हुआ है मामला। तो इसको लेकर समाज जो है काफी खुश नजर आ रहा है दामिनी। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो 5 फरवरी को बजट जो है योगी सरकार पेश कर सकती है, और ये वित्तीय वर्ष लगभग 2024-2025 का बजट पेश करेगी सरकार। आपको बता दूं कि 75,000 करोड़ से अधिक का बजट ला सकती है योगी सरकार। वहीं पिछले वर्ष 6.90 लाख करोड़ का था ये बजट। अब 2 फरवरी से जो है वो विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होनी है, और 1 फरवरी को होगी आज की जो है वो मंत्रणा और सर्वदलीय बैठक होगी, और इसके बाद में कल से जो है विधानमंडल बजट का सत्र पेश किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इसी सत्र को जो देखते हुए, जो विधानसभा सत्र को देखते हुए सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। आपको बता दूं कि कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी दामिनी, तो उसको लेकर जो विधानसभा है उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को 2 जोन व 7 सेक्टर में बांटा गया है। बता दूं कि जोन के प्रभारी अपर पुलिस उपायुक्त रैंक के अधिकारी होंगे, और इसमें सेक्टर के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी इसमें नामित किए गए हैं। वहीं बताऊं कि अपर पुलिस उपायुक्त 2, सहायक पुलिस आयुक्त 7 रहेंगे, उप निरीक्षक 82 और महिला उप निरीक्षक 8। वहीं आरक्षी की बात करें तो 293 महिलाएं और आरक्षी 56 पीएस और RRF कंपनी और एटीएस के 30 कमांडो, LIU की लगभग 153 जो है इनकी तैनाती होगी। आपको बता दूं कि इनकी सुरक्षा की दृष्टि को विधानसभा में सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जो है वो प्रेस गेटों पर चेकिंग और एंटी सेबेटॉज चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिसके लिए लगभग 18 DFMD, 40 HHMD और 4 AS चेक टीम, 2 BDS टीम व 1 एंटी माइंस टीम को लगाया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है दामिनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ताकि कोई ऐसी गतिविधि ना हो पाए या ऐसे लोग ना वहां पहुंच पाए जिनकी वहां जरूरत नहीं है। तो इसको लेकर योगी सरकार ने पूरी तरीके से प्रशासन को आदेश दे रखा और इन कंपनियों को लगा रखा है। बता दूं 4 कंपनी PAC व 1 कंपनी RRF बल का जो है प्रवेश गेट पर रहेगी तैनाती। इसी तरीके के हम देखें तो विधानमंडल परिषद के बाहर जो सड़कों पर 5 सहायक पुलिस आयुक्त, 24 निरीक्षक, 91 उप निरीक्षक व 21 महिला उप निरीक्षक, 121 मुख्य आरक्षी, तो इस तरीके से व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए भी ट्रैफिक को आदेश दे दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था है पूरी, क्योंकि काफी विधानसभा में जो है सारे विधायक मंत्रीगण मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, तो यातायात ट्रैफिक में भी काफी बाधाएं आती हैं। उसको लेकर भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त के आदेश दिए गए हैं। इसमें बता दूं कि अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के नेतृत्व में 2 सहायक पुलिस आयुक्त, 4 यातायात निरीक्षक, 37 उप निरीक्षक, HCP यातायात व 143 आरक्षियों की तैनाती की गई है। आपको बताऊं कि सत्र के दौरान 3 सशस्त्र ATS टीमों को विधानमंडल परिसर में महत्वपूर्ण जगहों पर किया गया तैनात है।
वहीं विधानमंडल के 6 वाच टावरों पर 12 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं जी। और 2 सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बनाए गए। तो इस तरीकों को देखे विधानमंडल जो है सत्र उसकी शुरुआत होगी है, तो इसको लेकर जो योगी सरकार और शासन प्रशासन पूरी तरीके से विधानसभा को सुरक्षा के घेरे में रखा है और सारे जी। अधिकारियों को आदेश दिया है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो पाए। अब आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जो संशय चल रहा था डीजीपी को लेकर दामनी, वो संशय खत्म हो चुका है। जी। अब जो यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत जिम्मेदारी की गई है और उनकी नियुक्ति कल हो गई। उन्होंने जो है वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की कार्यवाहक के तौर पर उन्होंने डीजीपी कार्यवाहक के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी ली है। आपको बताऊं उसके बाद में उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी हैं डीएस मिश्रा, उनसे भी भेंट हुई है, उनसे भी मुलाकात उन्होंने की है। अब आपको बताएंगे दामिनी की उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है बिजली विभाग है उसमें जो है 50 वर्ष की उम्र के पार करने वाले जो अनफिट बिजली कर्मचारियों को उनको रिटायर किया जाएगा। जी। ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि यूपी की इस विभाग में बड़ी छटनी की तैयारी है और लगभग जो 50 पार वाले कर्मचारी है वो रिटायर किए जाएंगे। आपको बताऊं कि अगर अगर आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आप किसी सरकारी कंपनी में भी काम करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। यूपी में बिजली कंपनियां लगभग 50 साल की उम्र पूरी कर चुके कार्मिकों को की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेंगी और इसी मूल्यांकन में फिट नहीं पाए जाने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन के इस आदेश के बाद सभी बिजली कंपनियां 50 साल से अधिक आयु के हो चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं दामिनी की जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण है निगम उसके एमडी हैं वी चैत्रा ने इसके लिए आदेश भी जारी किया है। विद्युत वितरण निगम ने अपने कर्मचारी यानी कि लेखा लिपिक टेक्निकल ग्रेड 2 क्लास 4 की स्क्रीनिंग करेगा। उनकी जांच होगी कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस कंपनी में तैनात चाहे जेई हो, एई हो, एसडीओ हो, एक्सीएन हो, अन्य अधिकारी हो जो कॉमन संवर्ग में आते हैं उनकी स्क्रीनिंग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा कराई जाएगी। और इसके लिए आपको बता दूं कि गठित जो एक कमेटी जो है वो गठित की गई है। इसमें मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और केशकों के प्रबंधन द्वारा स्क्रीनिंग की कार्रवाई जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। और यहाँ पे जो बिजली कार्मिकों की स्क्रीनिंग के लिए बिजली कंपनियां कमेटी का गठन भी करेंगी। यह कमेटी 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता का आकलन करेंगी और इस कमेटी की रिपोर्ट में जो कर्मचारी अनफिट दर्शाए जाएंगे उन्हें शासनादेश में दी गई व्यवस्था के मुताबिक अनिवार्य सेवा निवृत्त भी किया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं न कहीं देखें तो योगी सरकार जो है वो काम कर रही है। आपको बताऊंगा कि सपा सरकार में 16 जो है वो सांसदों की लिस्ट जारी की गई थी और उसी को लेकर जो समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जो थे उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं उसको लेकर काफी नाराज थे। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को एक झटका तो लगा है कहीं न कहीं, क्योंकि ये पुराने नेता माने जा रहे थे समाजवादी पार्टी में। आगामी चुनाव लोकसभा के लिए 16 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी कर दी गई थी उसके साथ ही सपा ने 2024 का जो है वो आगाज कर दिया है। लेकिन इस आगाज चंद घंटों के बाद ही सपा को एक झटका भी लगा है, जिसका बताया अखिलेश यादव ने जैसे ही सपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की उसके कुछ समय बाद ही उनके करीबी और जो दिग्गज नेता मनोज यादव ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया था। वो कई वजहों को लेकर जो है वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने पहली सूची में मैनपुरी देखा जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट से एक बार अपनी पत्नी जो डिम्पल यादव है उनको टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से डिम्पल यादव के नाम का ऐलान किया गया है। तो मैनपुरी में सपा नेता और उद्योगपति जो है मनोज यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आखिर क्या सोच रहे हैं, क्यों कर दिया, ये तो नहीं अभी जाहिर हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं शायद इसी लिस्ट को देखते हुए उन्होंने नाराजगी दिखाई है और उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में चाटपारता और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का आरोप लगाया है, जिसके साथ ही उन्होंने सपा में पारिवारिक कलह को भी पार्टी छोड़ने की वजह बताया है। अब बता दूं कि अखिलेश यादव की करीबी माने जा रहे हैं जामिन,
जी। लेकिन मनोज यादव करैल विधानसभा के नगला राजा के रहने वाले, ये वही सीट है जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मनोज यादव विधायक हैं। जी। और मनोज यादव लोक निर्माण विभाग में काम करते थे। हम्म। इसके बाद वो अखिलेश यादव के संपर्क में आए और सपा में शामिल हो गए। जी। तो साल 2016 में वो सपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख साथ वो आरसीए ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। जी। तो इस तरीके से लेकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जो है चुनावों की सरगर्मियां तेज है। इसी कड़ी में हम आपको बात करेंगे कि यूपी की जो 80 सीटें हैं लोकसभा की सीटों पर जो है कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन उसने भी शुरू कर दिया है। जी। और सपा को जब प्रश्न पूछा गया तो उसको लेकर उन्हें ये बात भी कही है कि बुधवार को जो है कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी और बैठक में नेताओं ने गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के दबाव में न आने की नसीहत अपने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को दी। उन्होंने कहा अपने काम पे ध्यान दो और किसी की नसीहत सुनने की जरूरत नहीं है। आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। और ये बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में जो कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के दबाव में न आने की अपने प्रदेश प्रभारी व प्रदेश अध्यक्ष को कहा है। बैठक में राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल भी चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं की राय जानी। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सभी सीटों के लिए बनाए गए समन्वयकों से संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए हैं। दामिनी, आपको बताऊं कि बुधवार को लगभग कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय पर दोपहर 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चुनाव समिति व मीडिया सेल के आलोक जो उनके सीनियर कांग्रेस नेताओं के साथ में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक करके चुनावी जो तैयारियों के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी की समीक्षा की। और बैठक में कांग्रेस नेताओं ने सपा द्वारा की गई 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को एक तरफ निर्णय बताया। तो आपको बता दूं कि इन सीटों पर भी कांग्रेस की नजर रहेगी। बैठक में लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद व धौरहरा तथा उन्नाव की सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की घोषणा से कांग्रेसियों में खासी नाराजगी दिखाई है। इन सीटों पर कांग्रेस की भी नजर थी। कहीं न कहीं दामी क्या है, जो फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, उन्नाव, इसमें कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहती थी और ऑलरेडी देखो तो सपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया। तो इसको लेकर भी कहीं न कहीं कांग्रेस जो है नाराज नजर आ रही है। आपको बताऊं कि लखीमपुर में कांग्रेस पूर्वी जो वर्मा को चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, सपा छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, तो उन्हीं को टिकट देने के लिए तैयारी थी। लेकिन जब क्योंकि अखिलेश यादव ने लिस्ट अपनी जारी कर दी तो इसको लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं थोड़ा सा नाराज नजर आ रही है। आपको बता दूं कि उनके पिता व पूर्व सांसद रवि वर्मा ने कहा कि वह सपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे इसीलिए, और इसी वजह से सपा ने लखीमपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह दबाव बनाने की राजनीति है। हालांकि लखीमपुर में उनकी तरफ से कोई चुनावी तैयारी जो है वो जारी रहेगी, कहीं न कहीं वो अपनी तैयारी करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने अभी तक एनडीए गठबंधन से बाहर होने की घोषणा नहीं है, इसलिए आने वाले समय में उम्मीदवार बदले भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी चर्चा चल रही है दामिनी उत्तर प्रदेश में, चाहे चुनाव को लेकर हो और चाहे आपने देखा कि मंदिरों पर हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसको लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से बिल्कुल पूरे जोर लगा रही है और चुनाव को लेकर कई सियासी चर्चाएं चल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारी जुटाई, एक बड़ी चीज पता चली कि उत्तर प्रदेश में एएसआई सर्वे के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर पूजा अर्चना की गई और अब से रोज पूजा अर्चना की जाएगी। करीब 30 साल बाद ये पूजा अर्चना की गई है। 30 साल पहले इसके एक बार पूजा अर्चना की गई थी और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा लोगों में खुशी का माहौल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो इसको लेकर भी दोनों ही पार्टी, पक्ष हो या विपक्ष हो, बिल्कुल पूरी ताकत से तैयारियों में लग गए हैं और सियासी गलियारों में भी इसे लेकर हलचल मची हुई है। हालांकि फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज।